हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र बिहार का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है बिहार का भूगोल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। तो बिहार की अवस्थिति को ध्यान में रखिएगा। 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्व देशांतर के मध्य स्थित है। भारत के पूर्वी भाग में अवस्थित बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसका देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में लगभग 2.86% हिस्सा है। याद रखिएगा, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में बिहार का जो हिस्सा है वो है 2.86%। बिहार क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से अगर बात करें तो बिहार का स्थान 13वां है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश को शामिल करने के पश्चात। बिहार की भूगर्भिक संरचना जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो धरवाड़ जो चट्टान है इसका विस्तार दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा और यहाँ पे जो है अब्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। विंध्यन जो चट्टान है इनका जो विस्तार है दक्षिण पश्चिमी बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी में यानी रोहतास, और टर्सियरी जो है इसका विस्तार जो है हिमालय, बिहार के हिमालयी तराई क्षेत्र में, मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में, और क्वार्टरनरी जो है इसका विस्तार हिमालय एवं छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के भागों में और बिहार के अधिकांश भागों में यह चट्टानें जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा। देखिए, भू आकृतिक विभाजन के बारे में अगर डिस्कस करें तो बिहार को मुख्यतः 3 भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। पहला है शिवालिक श्रेणी, दूसरा है बिहार का मैदान, तीसरा है दक्षिणी पठारी क्षेत्र। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीटोसिन काल में हुआ है। किस काल में? प्लीटोसिन काल में। शिवालिक श्रेणी का विस्तार जो है बिहार में पश्चिमी चंपारण के उत्तरी भाग में है। इसे रामनगर दून, सोमेश्वर श्रेणी एवं हरहा घाटी के रूप में विभाजित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा। देखिए, सोमेश्वर श्रेणी का विस्तार जो है पश्चिमी चंपारण जिले में है, जिसकी सर्वोच्च चोटी फोर्ट सोमेश्वर 880 मीटर ऊंची है, लगभग 2,884 फीट। इस क्षेत्र में सोमेश्वर, भेकनाठोरी, कापन तथा हरहा प्रमुख दर्रे हैं, जिनसे भारत और नेपाल के बीच संपर्क मार्ग बनता है। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा जा सकता है, गंगा का उत्तरी मैदान एवं गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा के मैदान का क्षेत्रफल याद रखिएगा 90,650 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% है। यह मैदान जो है उत्तर में शिवालिक श्रेणी से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक फैला हुआ है। भूगर्भिक दृष्टि से यह मैदान अग्रभीर है। गंगा का उत्तरी मैदान गंगा में उत्तर दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है, जबकि गंगा का दक्षिणी मैदान गंगा में दक्षिणी दिशा से मिलने वाली सहायक नदियों के अवक्षेप से बना है। उत्तरी मैदान का जो विस्तार है पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण, उत्तरी मैदान का विस्तार पश्चिम एवं पूर्वी चंपारण यानी तराई क्षेत्र, समस्तीपुर, बेगूसराय, सहरसा, कटिहार आदि जिलों में है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदान में प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग जो है पाया जाता है, जिसे चौर या मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौर या मन। याद रखिएगा। देखिए, चौर का प्रमुख उदाहरण जो है पश्चिमी चंपारण का लखनी चौर, पूर्वी चंपारण का बहादुरपुर एवं सुंदरपुर चौर आदि है। दक्षिणी मैदान गया, राजगीर, गिरियक, बराबर, खड़गपुर, शेखपुरा, जमालपुर, बिहार शरीफ आदि पहाड़ियों से घिरा त्रिभुजाकार मैदान है। इस क्षेत्र में टाल यानी निम्न भूमि क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनका विस्तार पटना से लखीसराय तक है। इस टाल क्षेत्र में बढ़ैया एवं मोकामा टाल क्षेत्र जो है प्रसिद्ध है। गंगा के मैदान में बाढ़ क्षेत्र में बनने वाली विशिष्ट आकृति क्षेत्र जो है वह है दियारा भूमि। याद रखिएगा। उत्तरी गंगा मैदान में चौर यानी निम्न भूमि एवं मन यानी गोखुर झील की आकृति जो है पाई जाती है। उत्तरी गंगा मैदान में चौर एवं मन की आकृति जो है पाई जाती है। तो याद रखिएगा चौर क्या है और मन क्या है। देखिए, दक्षिणी पठारी क्षेत्र,
दक्षिणी पठारी क्षेत्र। यह पश्चिम में कैमूर से लेकर पूर्व में बांका तक विस्तृत है। यह नीस, शिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। इसके अंतर्गत रोहतास एवं कैमूर जिलों में जो है कैमूर का पठार है, जहां बलुआ पत्थर मिलते हैं। गया, मंदार, बराबर और जेवियन की पहाड़ियां, राजगीर और शेखपुरा पहाड़ियां, बिहार शरीफ, मुंगेर और जमालपुर की पहाड़ियां हैं। सोन नदी कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। तो याद रखिएगा, सोन नदी जो है कैमूर के पठार को छोटा नागपुर के पठार से अलग करती है। बिहार की प्रमुख नदियां, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है। देखिए, बिहार में 3.52 हेक्टेयर में जल क्षेत्र का विस्तार है। 3.52 हेक्टेयर में जल का विस्तार है बिहार में, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में 3.8% हिस्सा है। तो देखिए, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 से यह डेटा कलेक्ट किया गया है। कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां उत्तर प्रदेश और बिहार के मध्य सीमा रेखा जो है निर्धारित करती हैं। याद रखिएगा, कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदियां। देखिए, बिहार की सीमा में बहने वाली नदियों में सबसे बड़ी नदी जो है गंगा है। यह बिहार में भोजपुर और सारण जिलों के मध्य सीमा बनाती हुई प्रवेश करती है। गंगा की सहायक नदियों में गंडक, सोन, पुनपुन, घाघरा, कोसी, महानंदा इत्यादि प्रमुख है। अन्नपूर्णा पहाड़ी से निकलकर गंडक नदी नेपाल होते हुए उत्तर बिहार के हाजीपुर और सोनपुर नामक नगरों में जो है बहती हुई मुजफ्फरपुर और सारण जिलों की सीमा बनाती हुई गंगा में मिल जाती है। ध्यान रखिएगा, सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक, सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकली बूढ़ी गंडक पश्चिमी चंपारण, पूर्व चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय जिलों में बहती हुई खगड़िया में गंगा में जो है मिल जाती है। इसे गंगा की 7 धाराओं में से एक मानी जाने वाली गंडक नदी का प्रतिरूप माना जाता है। इसे शुरुआत में सिकराना नदी के नाम से भी जानते हैं। बाणगंगा, हराहा, मनियरी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बाणगंगा, हराहा और मनियरी, याद रखिएगा। हिमालय की महाभारत श्रेणियों से निकलने वाली जो है बागमती नदी बाढ़ के दिनों में अक्सर अपना प्रवाह मार्ग जो है बदल देती है। बागमती, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इससे क्या होता है कि मार्ग बदलने से क्या होता है कि दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिलों में जो है अत्यधिक जान माल की हानि होती है। लाखनदेई, चकनाहा, लाल बकया, जमुने, बागमती कोला जो है इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो लाखनदेई, चकनाहा, लाल बकया, जमुने, बागमती कोला इसकी जो है प्रमुख सहायक नदियां हैं। याद रखिएगा, नेपाल के सप्तकौशिकी से निकलने वाली कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात है। कोसी नदी अपना जो है मार्ग बदलने के लिए जो है कुख्यात है। और इस नदी को क्या कहा जाता है? इस नदी को यानी कोसी नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहते हैं। यह गंगा से मिलने से पूर्व जो है स्वयं डेल्टा बनाती है। गंगा से मिलने के पूर्व क्या करती है? स्वयं डेल्टा बनाती है। याद रखिएगा, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अमरकंटक से निकलकर सोन नदी झारखंड के पलामू तथा बिहार के रोहतास, औरंगाबाद, भोजपुर और पटना जिलों की सीमा बनाती हुई पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। फल्गु नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। गया के निकट इसका जो है विशाल पाट है। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील एशिया की सबसे बड़ी शुद्ध जल यानी आर्द्र भूमि स्थल की झील है। कौन? कांवर झील, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, यहाँ पे जो है कुछ नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे जिनका उद्गम, मुहाना और विशेषताएं शामिल होंगे। जो गंगा नदी है इसका उद्गम जो है गंगोत्री के गोमुख से यानी उत्तराखंड से, मुहाना जो है बंगाल की खाड़ी, और इसकी जो विशेषता है क्या है? पटना, बक्सर, मोकामा, भागलपुर, मुंगेर जिले गंगा के तट पर स्थित हैं। भोजपुर और सारण जिलों के बीच सीमा बनाते हुए बिहार में ये प्रवेश करती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, घाघरा नदी है, इसे सरयू नदी भी कहते हैं। मापचा चुंगो ग्लेशियर से इसका जो है उद्गम होता है। मापचा चुंगो ग्लेशियर, तिब्बत पठार। मुहाना या संगम जो है वह है गंगा नदी, रेविलगंज, सारण। विशेषताएं क्या है?
तो याद रखिएगा गुथानी सिवान के समीप बिहार में ये प्रवेश करती है। बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा का ये निर्धारण करती है और इसकी लंबाई 917 किलोमीटर है। इसके बाद है गंडक। गंडक का जो उद्गम है नेपाल हिमालय यानी अन्नपूर्णा पर्वत और धौलागिरी श्रेणी के समीप से, और इसका जो मुहाना या संगम जो है गंगा नदी है पहलेजा घाट के निकट पटना। और विशेषता क्या है, तो नेपाल में सप्त गंडकी के नाम से प्रसिद्ध इसकी 7 मुख्य सहायिका हैं। त्रिशुल्ला है, बूढ़ी गंडक है, मत्स्यांगदी है, सेती है, दरौंदी, मादी, काली गंडक, नारायणी और शालिग्रामी के नाम से प्रसिद्ध है ये। इसकी लंबाई 640 किलोमीटर है। हाजीपुर, सोनपुर, मुजफ्फरपुर तट पर बसे नगर हैं। तो गंडक के तट पे बसे कौन कौन से नगर हैं? हाजीपुर, सोनपुर और मुजफ्फरपुर। इसके बाद है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक का जो उद्गम है वो है चौतरवा और बिशंभरपुर, पश्चिमी चंपारण। इसका जो मुहाना या जो संगम है वो है गंगा नदी खगड़िया के निकट। और विशेषता क्या है, तो इसकी लंबाई 320 किलोमीटर है। मसान, बलोर, पंडई, सिकता, तिलवे, तियूर, धनौती, कोहरा, दंदा आदि इसकी सहायक नदियां हैं। बाढ़ के दिनों में ये अपना मार्ग बदल देती है, तो याद रखिएगा। इसके बाद है बागमती। इसका जो उद्गम स्रोत है वह शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल से। मुहाना या जो संगम है वह है कोसी नदी बदला घाट, कुल लंबाई 589 किलोमीटर। इसके बाद है कमला। इसका उद्गम है महाभारत श्रेणी यानी सिंधुलिया गढ़ी नेपाल से। और इसका जो मुहाना या जो संगम है वह है बागमती बदला घाट के पास। विशेषता क्या है इस नदी की, तो मिथिला क्षेत्र की यह प्रसिद्ध नदी है। मैनावती, धौरी, बलान मुख्य सहायक नदियां हैं। इन नदियों से मिलने के बाद इसका नाम कमला बलान हो जाता है। मधुबनी जिले में जयनगर के पास भारत में प्रवेश ये करती है और इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इसके बाद है कोसी नदी। कोसी का जो उद्गम है नेपाल एवं तिब्बत है और इसका मुहाना या जो संगम है वह है गंगा नदी, कुर्सेला, कटिहार जिला। विशेषता क्या है इस नदी की, तो अरुण, सुनकेसी और तमूर कोसी के संगम से जो है याद रखिएगा कोसी बनती है हिमालय क्षेत्र से। तो अरुण, सुनकेसी और तमूर कोसी के संगम से कोसी बनती है हिमालय क्षेत्र से। भारतीय सीमा में जो है हनुमान नगर के समीप यानी नेपाल से ये जो है प्रवेश करती है। मार्ग परिवर्तन के लिए ये कुख्यात है और इसे बिहार का शोक कहा जाता है। तो पूछा जाता है कि किस नदी को बिहार का शोक या बिहार का अभिशाप कहा जाता है, तो है आपका कोसी नदी। इसके बाद है महानंदा। महानंदा जो नदी है इसका जो उद्गम है वह है आपका दार्जिलिंग, ठीक है। और मुहाना या जो संगम है वह है गंगा नदी, गोडागारी घाट, बांग्लादेश। इसका विशेषता जो है महानंदा दार्जिलिंग से निकलती है, उत्तर दिनाजपुर बिहार के किशनगंज, मालदा यानी पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में गंगा नदी से जो है मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इसके बाद सोन नदी है। इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी से मध्य प्रदेश में। और मुहाना या जो संगम है वह गंगा नदी पटना के निकट, लंबाई 784 किलोमीटर। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड, बिहार में ये नदी जो है सोन नदी जो है प्रवाहित होती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो हैं बनास है, गोपद है, रिहंद है, कन्हार है, उत्तरी कोयल आदि है। इसके बाद पुनपुन है। पुनपुन इसका उद्गम स्रोत जो है छोटा नागपुर पठार, पलामू, झारखंड। और इसका जो मुहाना जो है वह है गंगा नदी, फतुहा, पटना। इसके बाद है कर्मनासा। इसका उद्गम जो होता है कहां से होता है, तो कैमूर पर्वत, कैमूर बिहार। और इसका जो मुहाना या संगम जो है गंगा नदी, चौसा। विशेषता के बारे में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो है कर्मनासा सीमा बनाती है और बिहार में इसे अशुभ या अपवित्र नदी माना जाता है कर्मनासा को। इसके बाद है अजय। इसका जो उद्गम है देवघर, झारखंड। और मुहाना या संगम जो है भागीरथी नदी, पश्चिम बंगाल। और इसकी जो विशेषता है यह बिहार के मुंगेर जिले में प्रवाहित होती है। इसके बाद है किउल। किउल नदी जो है इसका जो उद्गम है तीसरी पहाड़ी क्षेत्र, खड़गडीहा, गिरिडीह, झारखंड। मुहाना या संगम जो है गंगा नदी है, सूरजगढ़, लखीसराय। और इसकी विशेषता जो है बिहार और झारखंड में ये नदी जो है किउल प्रवाहित होती है। और जमुई, लखीसराय, किउल नगर तट पर ये मतलब
इस नदी के तट पर कौन कौन से नगर हैं? तो जमुई है, लखीसराय है, किऊल है। इसके बाद है फल्गु। फल्गु जो है इसका उद्गम लीलाजन, निरंजना और मोहना के संगम से, गया बिहार। और इसका जो संगम या मुहाना जो है वह है पुनपुन नदी। इसकी विशेषता के बारे में अगर डिस्कस करें तो बौद्ध एवं हिंदुओं के लिए यह महत्वपूर्ण है। पितृपक्ष के दौरान पिंडदान के लिए यह प्रसिद्ध है। देखिए, कांवर ताल यानी कांवर झील। कांवर ताल यानी कांवर झील को 21 जुलाई 2020 को जो है रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में घोषित किया गया। कब? 21 जुलाई 2020 को। इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है। गंगा नदी में उत्तर दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं, रट्टा मार जाइए, यहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। गंगा नदी में उत्तर बिहार से मिलने वाली जो नदियां हैं, पहला है घाघरा जिसे सरयू कहते हैं, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, कोसी, महानंदा आदि है। इसके बाद गंगा नदी में दक्षिण दिशा से मिलने वाली जो नदियां हैं वह है आपका कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल आदि। तो याद रखिएगा। इसके बाद देखिए कुछ महत्वपूर्ण जल कुंड हैं, इनको रट्टा मार जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मकुंड जो जल कुंड है, ब्रह्मकुंड, इसका उद्गम स्थल बताइए। ये सबसे अधिक गर्म कुंड है, राजगीर में है। सप्तधारा या सप्तधरवा ये राजगीर में है। सूर्य कुंड का उद्गम स्थल राजगीर है। मखदुम कुंड का राजगीर है। ऋषि कुंड का मुंगेर है। सीता कुंड का मुंगेर है। लक्ष्मण कुंड का भी मुंगेर है। और रामेश्वर कुंड का भी उद्गम स्थल जो है वह है आपका मुंगेर। तो याद रखिएगा। देखिए, बिहार का मैप उठाइए और झील, जलप्रपात और कुंड इनको जो है लोकेट कीजिए। तो चलिए हम लोग लोकेट कर लेते हैं। देखिए, जो वैशाली है, वैशाली ये किसके लिए मतलब कि प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, वैशाली में है बरैल झील। वैशाली में क्या है? बरैल झील। देखिए यहां पे, ठीक है। इसके बाद देखिए बेगूसराय जो है, बेगूसराय ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? बेगूसराय में देखिए कांवर ताल यानी बिहार में प्रथम रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। कांवर ताल या जो है आपका बताइए क्या, कुछ सेकंड पहले ही हम लोगों ने डिस्कस किया था, कांवर या कांवर झील, कांवर ताल भी इसे बोलते हैं। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो है नालंदा। नालंदा जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा में देखिए ब्रह्म कुंड, राजगीर ये सबसे गर्म कुंड है। इसके बाद नालंदा जो है यहाँ पे जो है सूर्य कुंड, मखदुम कुंड और ये राजगीर में है। इसके बाद घोड़ा कटोरा झील जो है ये भी राजगीर में है। और पांडु पोखर ये भी राजगीर में है। तो नालंदा जो है यहाँ पे जो झील, जलप्रपात, जो कुंडे हैं इनको ध्यान रखिएगा कौन कौन से मिलते हैं। इसके बाद मुंगेर में आते हैं। ठीक है, ये रहा मुंगेर। ठीक है, मुंगेर, मुंगेर में कौन कौन से कुंड मिलते हैं? तो ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है और रामेश्वर कुंड है। इसके बाद आते हैं आपका गाया। गाया में गर्म जल कुंड मिलता है जिसका नाम है तपोवन। इसके बाद रोहतास, रोहतास में देखिए तुतला प्रपात है सासाराम में, मांझर कुंड है, धुआं कुंड जलप्रपात है ये भी सासाराम में है, और कशिश जलप्रपात है। तो याद रखिएगा रोहतास में। इसके बाद कैमूर, भभुआ, यहाँ पे कौन सा कुंड जलप्रपात मिलता है? तो तलहार कुंड जलप्रपात और करकटगढ़ जलप्रपात। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं और एक है कटिहार। कटिहार में देखिए गोगाबिल झील जो है मिलता है। यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं तो याद रखिएगा गोगाबिल झील। बिहार में कुल जल क्षेत्र जो है 3.52 लाख हेक्टेयर में है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.8% है। बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान बिहार में सकल सिंचित क्षेत्र में कुल मिलाकर लगातार वृद्धि हुई है। कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2009-10 में 44.33 लाख हेक्टेयर था, जो 2.12% की वार्षिक दर से बढ़कर 2018-19 में 54.93 लाख
हेक्टेयर हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए नलकूप सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है, नलकूप सिंचाई का मुख्य स्रोत जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.5% के सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। 2018-19 में नहरों से सिंचाई का जो क्षेत्रफल है 16.6 लाख हेक्टेयर था, जो कुल सिंचित क्षेत्र का 30.2% था। 2009-10 में नहरों से सिंचित क्षेत्र जो है 10.58 लाख हेक्टेयर ही था। नहरों से सिंचाई के क्षेत्रफल में वृद्धि अत्यंत प्रशंसनीय है। इसके बाद देखिए बिहार की जो मिट्टियां हैं इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार की मिट्टियां। देखिए जो गंगा का उत्तरी मैदान है, गंगा का उत्तरी मैदान, यहाँ पे कौन कौन सी मिट्टी मिलेगी, तो पर्वत पदीय और चुनेदार मिट्टी। ठीक है, और ये किस किस जिले में मिलती है, तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग में। इसके बाद तराई में जो मिट्टी है ये किस जिला में मिलता है, तो पश्चिमी चंपारण से लेकर किशनगंज तक। बांगर मिट्टी पूर्णिया सहरसा यानी कोसी नदी क्षेत्र में मिलता है। अम्लीय जो मिट्टी है ये दरभंगा मुजफ्फरपुर, इसे करैल या कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। इसके बाद है बलसुंदरी मिट्टी, ये कहां पे मिलता है, तो पूर्णिया के दक्षिणी भाग से सहरसा दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग तक, सारण और चंपारण के कुछ भाग में भी बलसुंदरी मिट्टी जो है मिलती है। इसके बाद है खादर मिट्टी। देखिए बांगर और खादर मिट्टी इन दोनों को याद रखिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि बांगर मिट्टी किसे कहते हैं और खादर मिट्टी किसे कहते हैं। खादर मिट्टी जो है नवीन जलोढ़ मिट्टी है। इसके बाद है गंगा का दक्षिणी मैदान। गंगा का दक्षिणी मैदान में जो मिट्टी मिलती है वो है टाल मिट्टी, बलथर और लाल बलुई मिट्टी। टाल मिट्टी का जो विस्तार है बक्सर से पीरपैंती तक, पटना, मुंगेर और भागलपुर में इसकी अधिकता है। बलथर मिट्टी जो है कैमूर पठार, राजमहल की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट लोहा का अंश अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। इसके बाद है लाल बलुई। लाल बलुई मिट्टी जो है इसका विस्तार कैमूर और रोहतास के पठारी भागों में, मोटे अनाजों की खेती के लिए यह मिट्टी जो है उपयुक्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा। देखिए तालाबों से सिंचाई के क्षेत्रफल में मामूली वृद्धि, तालाब से जो सिंचाई है, तालाब से सिंचाई के क्षेत्रफल में जो है मामूली वृद्धि हुई है, कम वृद्धि हुआ है, ज्यादा वृद्धि नहीं हुआ है। जो 2009-10 के 86 लाख हेक्टेयर से 2018-19 में 115 लाख हेक्टेयर हो गया, तो ज्यादा वृद्धि नहीं है। सर्वाधिक 3.4 लाख हेक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में था और सबसे कम 0.26 जो है लाख हेक्टेयर शिवहर जिले में। गौरव तल है कि नहरों से सिंचाई के मामले में भी 2.56 लाख हेक्टेयर के साथ रोहतास जो है शीर्ष पर था, जिसके बाद पश्चिमी चंपारण और औरंगाबाद का स्थान था। बिहार राज्य में नहरों से कुल सिंचाई में इन तीन जिलों का संयुक्त हिस्सा जो है कितना है, इन तीन जिलों का जो संयुक्त हिस्सा है लगभग 35.6% है। कितना है, 35.6%। तो 18-19 में समस्तीपुर जिले की सर्वाधिक यानी 2.35 लाख हेक्टेयर जमीन नलकूपों से सिंचाई के लिहाज से जो है सुसज्जित थी, जिसके बाद सीतामढ़ी और कटिहार का स्थान था। तो क्रम याद रखिएगा। 2009-10 में सकल शस्य क्षेत्र के साथ सकल सिंचित क्षेत्र का अनुपात जो है 60.8% था, जो 2018-19 में बढ़कर 74.2% हो गया। सिंचित क्षेत्र बढ़ने से फसल सघनता में भी काफी सुधार हुआ है, जो 2009-10 के 136.8% से वर्ष 2018-19 में 143.3% हो गई। 2019-20 में इन योजनाओं के जरिए सृजित कुल सिंचाई क्षमता जो है 21.48 लाख हेक्टेयर थी। 2019-20 में दुर्गावती जलाशय योजना, चाकन सिंचाई योजना, निचली केउल नदी घाटी परियोजना का आधुनिकीकरण, नौमा सिंचाई योजना की पुनर्स्थापना, लखीसराय जिले में गेट युक्त चेक डैम का पुनर्निर्माण, लवाइच रामपुर बराज योजना के तहत अतिरिक्त कमांड क्षेत्र में सिंचाई क्षमता का निर्माण जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके नई सिंचाई क्षमता हासिल की गई।
देखिए बिहार में सिंचाई क्षमता की जो स्थिति है 2017-18 से 2019-20 के बीच, तो आप देख सकते हैं बृहद और मध्य सिंचाई जो है चरम क्षमता क्या है, सृजित क्षमता कितना है, प्रयुक्त क्षमता कितना है 2017-18, 18-19 और 19-20 का। तो डेटा को जो है एक बार आप खुद से देख लीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए कहा जा रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए बृहद और मध्य सिंचाई के तहत सिंचाई क्षमता सृजन 2019-20 योजना का नाम क्या है और सृजित सिंचाइयों की जो क्षमता है हेक्टेयर में दिया गया है, तो आप याद रखिएगा। दुर्गावती जलाशय योजना का जो क्षमता है 400 हेक्टेयर में, चाकन सिंचाई योजना का 2551 हेक्टेयर, निचली किउल नदी घाटी परियोजना के आधुनिकीकरण के तहत दाई मुख्य नहर और नंदनामा उप वितरणी की लाइनिंग के साथ कुंदरवियर का बराज में जो परिवर्तन हुआ, इसके साथ जो सृजित सिंचाई क्षमता जो है 6926 हेक्टेयर में। लखीसराय जिले के जो है हलसी प्रखंड में 9वां सिंचाई योजना की पुनः स्थापना और इसके ढांचे का निर्माण के बाद इसकी जो क्षमता है 3000 हेक्टेयर में। इसके बाद लखीसराय के सूर्यगढ़ प्रखंड में रामचूर चंदनपुर ग्राम पंचायत में सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने के लिए जोरे जो है जोरे पैन और बहराइन पैन तथा समदा आहर में चहका का पुनर्निर्माण और इसका क्षमता जो है 1000 हेक्टेयर में। तो इस तरह से आप पूरा जो डेटा है एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा, इसके बाद आगे बढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए 2019-20 में लघु सिंचाई योजनाओं से कुल जो है 1.55 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई उपलब्ध कराई गई। इसमें से लगभग 57% सिंचाई नलकूप सिंचाई के जरिए उपलब्ध हुई, जिसमें राजकीय और निजी दोनों तरह के नलकूप शामिल है। इसके बाद आहर पैन सहित तालाबों से 0.66 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा मिली, जो लघु सिंचाई स्रोतों से जुड़ी कुल सिंचाई का 42.8% है। जल संरक्षण और सिंचाई के लिए जल जीवन हरियाली अभियान का आरंभ बिहार के माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 26 अक्टूबर 2019 को किया गया था। इस योजना के तहत सारे सार्वजनिक आहर पैन और तालाबों के जो जीर्णोद्वार है और बरसात में पानी इकट्ठा करके जो है सिंचाई मतलब इस योजना के तहत क्या हुआ कि सारे सार्वजनिक आहर पैन और तालाबों का जीर्णोद्वार और बरसात में पानी इकट्ठा करके सिंचाई के मकसद से बाद में उसका उपयोग करने के लिए छोटी नदियों, नालों आदि पर चेक डैम या वीयर का निर्माण किया जाना है। लघु जल संसाधन विभाग ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत आहर पैन, तालाब, चेक डैम और सिंचाई की 1659 योजनाओं को हाथ में लिया है। जुलाई 2020 तक उनमें से 1093 जो है पूरी हो गई है और शेष 566 जो है 566 योजना है, इनके कार्यों में जो है प्रगति जारी है, इनके कार्य जो है जारी है। पूरी जो सिंचाई योजना है, पूरी हुई सिंचाई योजना से कुल 88,930 हेक्टेयर कृषि कमांड क्षेत्र में सिंचाई और 590 लाख घन मीटर जल भंडारण क्षमता सृजित की गई है। अभियान की योजनाओं का क्रियान्वयन ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बजट शीर्ष के तहत किया गया है। गंडक परियोजना बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त सिंचाई परियोजना है। यह बिहार के वाल्मीकि नगर के निकट गंडक नदी पर निर्मित है। गंडक परियोजना से 2 नहरें निकाली गई हैं। पहला है तिरहुत नहर पश्चिम की ओर, दूसरा है सारण नहर पूरब की ओर। तिरहुत नहर से जो है सारण जिले के 4.8 लाख हेक्टेयर भूमि की, और जबकि सारण नहर से चंपारण, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिलों की लगभग 6.9 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। बिहार की प्रथम बृहद सिंचाई परियोजना सोन परियोजना का निर्माण 1874 ईस्वी में डेहरी के पास, कहां पर? डेहरी के पास बारून नामक स्थान पर बांध बनाकर किया गया था। 1874 में डेहरी ऑन सोन जो है, डेहरी के पास से सोन नदी से 2 नहरें निकाली गई हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर। पूर्वी सोन नहर की कुल लंबाई 130 किलोमीटर है और इस नहर से औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, अरवल और पटना के लगभग 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर जो है सिंचाई होती है।
पश्चिमी सोन नहर जो है, पश्चिमी सोन नहर डेहरी के पास से निकलती है। डेहरी ऑन सोन आपने नाम सुना होगा, यहां से ये निकलती है और इस नहर से रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर आदि जिलों में लगभग 3 लाख हेक्टेयर से भी अधिक भूमि की सिंचाई की जाती है। सोन नहर पर 2 जल विद्युत केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं। वो 2 जल विद्युत केंद्र जो है कौन कौन से हैं? तो पहला है डेहरी जल विद्युत केंद्र और इसकी जो क्षमता है 6.6 मेगावाट। दूसरा है बारुन जल विद्युत केंद्र, क्षमता है 3.3 मेगावाट की। 1973 में मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सोन नदी से संबंधित जल बंटवारा समझौता किया गया। बाण सागर जलाशय का निर्माण मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर बांध बनाकर किया गया है। बाण सागर समझौते के तहत सोन और उसकी सहायक नदियों का कुल वार्षिक जल प्रवाह 14,250 लाख एकड़ फीट संभावित है, जिसमें बिहार को 7,750 लाख एकड़ फीट, उत्तर प्रदेश को 1,250 लाख एकड़ फीट और मध्य प्रदेश को 5,250 लाख एकड़ फीट आवंटित किया गया। समझौते में यह भी प्रावधान था कि यदि सोन के क्षेत्र में कम जल उपलब्ध होगी तो तीनों राज्यों के हिस्सों में से कटौती होगी। उसे सोन नहर के लिए सुरक्षित 50 लाख एकड़ फीट जल आवंटन प्रभावित नहीं होगा। बाण सागर जलाशय से मध्य प्रदेश, ठीक है, बाण सागर जलाशय से मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश को 2:1:1 में जल आवंटित किया जाएगा और इसके निर्माण की लागत भी इसी अनुपात में बांटी गई थी। बहुउद्देशीय परियोजना के अतिरिक्त कुछ अन्य नहरों का भी बिहार में विकास किया गया। पहला है ढाका नहर। ये कहां पर है? ढाका नहर पूर्व चंपारण या पूर्वी चंपारण। इसके बाद है दूसरा तेउर नहर, पूर्वी चंपारण में तेउर नदी पर। कमला नहर, कमला नदी पर दरभंगा और मधुबनी जिले में। सकरी नहर, सकरी नदी पर गया और मुंगेर जिले में जो जिला है। यमुना नहर, यमुना नदी के बाईं ओर जहानाबाद जिले में। देखिए, दुर्गावती जलाशय योजना कैमूर और रोहतास जिलों की सिंचाई योजना है। दुर्गावती नदी कैमूर की पहाड़ी से निकलकर कर्मनासा नदी में मिलती है। ऊपरी किउल जलाशय परियोजना किउल नदी पर बांध बनाकर निर्मित की गई है। इसे लखीसराय और मुंगेर में सिंचाई होती है। बागमती परियोजना के अंतर्गत सीतामढ़ी के डांग के पास रामनगर में बांध बनाकर नहर निकाली गई है। देखिए, बरनाल जलाशय योजना जमुई जिले की बरनाल नदी पर निर्मित है। कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन का क्रियान्वयन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हर खेत को पानी के तहत किया जा रहा है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना के तहत प्राथमिकता वाली 99% योजनाओं में से 2 योजनाएं बिहार में है। पहला दुर्गावती जलाशय योजना और दूसरा है पुनपुन बराज योजना। देखिए, सिंचाई परियोजनाएं जो है, बृहद सिंचाई परियोजनाएं, इनका जो विस्तार है बताइए कितना क्षेत्रों में है? तो देखिए 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य क्षेत्रफल में मध्य सिंचाई जो परियोजनाएं हैं, यहाँ जो है इस परियोजना से कितना क्षेत्रफल, कितना हेक्टेयर जो है, मतलब कि कृषि क्षेत्र जो है कवर होता है, तो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्रफल। और लघु सिंचाई परियोजना से 2,000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य क्षेत्रफल जो है कवर होते हैं। बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, ध्यान रखिएगा, बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना, यह योजना राज्य के सभी 38 जिलों में हर प्रखंड में चल रही है। दूसरा है त्वरित सिंचाई लाभ योजना। त्वरित सिंचाई लाभ योजना, यह योजना नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में चल रही है। इस योजना के तहत दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना का विकास किया जा रहा है। ठीक है, चालू सिंचाई योजना, चालू सिंचाई योजना जो है इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो चालू सिंचाई योजना है, चालू बृहद सिंचाई योजनाएं, और पहला जो है इसमें पश्चिमी कोसी नहर परियोजना अवशेष कार्य, उत्तर कोयल जलाशय योजना, बटाने जलाशय योजना और बरनार जलाशय योजना, सोनो काउजबे सहित का निर्माण कार्य और कुंड घाट जलाशय योजना चालू बृहद सिंचाई योजना के तहत जो शामिल है। इसके बाद 5वां है कुंड घाट जलाशय योजना, बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना और इसके बाद है ढाढर मोड़ योजना। तो ये सभी जो है इसके तहत आते हैं। इसके बाद है दुर्गावती बाया मुख्य नहर से निःसृत सिंचाई योजना का निर्माण। इसके बाद है दुर्गावती जलाशय योजना और पुनपुन बराज योजना।
इसके बाद नेक्स्ट है चालू मध्यम सिंचाई योजनाएं। इसके तहत जो आते हैं, बिहुल नदी पर लक्ष्मीपुर ग्राम के निकट बांध का निर्माण कार्य, दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड स्थित गरौल बांध सिंचाई योजना, दरभंगा जिले के अलीनगर प्रखंड पुरानी कमला नदी के बघेला घाट पर सिंचाई योजना, दरभंगा जिले के जो दरभंगा जिला है इसके अंतर्गत टिकमा नदी पर सिंचाई योजना, मुंगेर जिला के अंतर्गत पहाड़ियों से निःसृत झरनों जल स्रोतों पर आधारित सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, मुंगेर जिला के अंतर्गत इंद्ररुख चेक डैम के ऊपरी प्रवाह अप स्ट्रीम, इसमें झाना नदी या डकरा नदी के गाद सफाई का कार्य, जहानाबाद जिला अंतर्गत सिंधवा चेक डैम का निर्माण कार्य। इसके बाद इसमें जो शामिल है, मसौड़ी प्रखंड में दरधा नदी पर बिररा ग्राम के निकट बिररा ब्राज के निर्माण का कार्य, जमुई जिला के अंतर्गत घोरघट नाला में घोरघट बांध योजना का निर्माण कार्य। 10वां है, नालंदा जिला के अंतर्गत रहुई प्रखंड में मई फरीदा पंचायत में पंचाने नदी पर बांध निर्माण कार्य। नालंदा जिला के अंतर्गत वेन प्रखंड में छकौरी बिगहा एवं मुरबावा स्थित बांध के निर्माण और मरम्मत कार्य। नालंदा जिले के अंतर्गत चंडी प्रखंड में दयालपुर के पास जो है मोहाने नदी के जो मोहाने नदी है इनको चिरैया नदी से जुड़ने का कार्य। और इसके बाद है कचनावा बांध निर्माण कार्य, मुहाने नदी बहुउद्देशीय मध्य सिंचाई योजना, मलई बराज योजना का निर्माण कार्य, कर्मनासा नदी पर जो है जैतपुरा पंप नहर योजना का निर्माण कार्य, धौस नदी पर जो है बलवा बराज निर्माण योजना, मंडई योजना, कर्मनासा नदी पर निकृष पंप नहर योजना का निर्माण कार्य और दनबार झील जल निकासी एवं सिंचाई योजना। तो सभी याद रखिएगा, पूरी की गई जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं। तो देखिए इस सभी के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम क्विज में जो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं क्विज में, और टेलीग्राम चैनल पे हर जो अपडेट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं एग्जाम से रिलेटेड, या जो बहुत ज़्यादा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जो फैक्ट होते हैं, वहाँ पे शेयर किया जाता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जो है ज्वाइन कीजिए। और जिन किसी को भी इसका PDF चाहिए बिहार घटना चक्र का, आप कमेंट कर सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम जो क्विज ग्रुप है या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहाँ पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। आप वहाँ से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।